वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन इन द क्लास ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। आज हम फाइनली पहुंच चुके हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लास्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेगमेंट कवर कर लिया है, इसका नाम था एडी एंड इट्स कंपोनेंट्स। जो सेकंड सेगमेंट था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन शॉर्ट रन, और जो थर्ड हिस्सा है जिसको अभी हम कवर करने जाएंगे उसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचने से पहले कुछ कुछ बातें आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आजकल डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जो अप्रोच है वो केन्जियन अप्रोच है, और केन्जियन अप्रोच की कुछ कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। सबसे पहला जो एस्पेक्ट आपके केन्जियन अप्रोच में है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट से रिलेवेंट। सवाल है ये फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको ये पता है कि हम शुरुआत से ही एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आउटपुट, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इन सभी अप्रोच पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके रेफरेंस में एक बात यहाँ पे आती है कि आपने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म के बारे में पढ़ा था, जहां पे आपको बताया गया था कि शॉर्ट टर्म एक ऐसा टाइम फेज है जहां पे जो आउटपुट है वो एक्सक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाएगा बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी में दो सिचुएशन आएंगी, या तो एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होगा या तो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन आपके सामने रखी जाती है, उस कंडीशन का नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या है भाई? फुल एम्प्लॉयमेंट। सवाल है ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपके इकोनॉमी में, क्या आपकी इकोनॉमी में अब कैपेसिटी, किस चीज की कैपेसिटी? टू प्रोड्यूस नहीं बची है। मतलब आपके इकोनॉमी में प्रोडक्शन की कैपेसिटी अब रिमेन नहीं है, अवेलेबल नहीं। कैसे अवेलेबल नहीं है? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन माना जाता है जहां पे जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, वेदर वो आपका लैंड हो जाए, या फिर आपका लेबर हो जाए, या फिर आपका कैपिटल हो जाए, या फिर आपका एंटरप्रेन्योर हो जाए, ये सभी यूज्ड हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सभी कहीं ना कहीं क्या है? एंगेज हैं, व्हिच मींस अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा जमीन नहीं है, कोई आपके पास अब एक्स्ट्रा लेबर अवेलेबल नहीं है, आपके पास अब कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स भी अब प्रॉपर्ली यूज हो रहे हैं। तो उसी सिचुएशन को क्या माना जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हिच मींस इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने आउटपुट को बढ़ा सकें। ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का एक बेसिक सा सेंस है, लेकिन ये सेंस एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है। ये सेंस एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि आपकी इकोनॉमी में जितना भी लैंड है वो सब यूज्ड है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आपके पास जमीन का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बचा, इसको आप प्रोडक्शन में लगाओ तो फिर आपका आउटपुट बढ़े। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का बेसिक सा मतलब ये है कि आपके यहां जो आउटपुट अवेलेबल है वो एक मैक्सिमम आउटपुट है, उससे ऊपर आउटपुट जा ही नहीं सकता। यही सेंस हुआ ना? क्योंकि जब सारे रिसोर्सेज यूज हैं, which means आपके पास कोई रिसोर्स नहीं बचा है, तो एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए आपको रिसोर्स मांगता है, और जब रिसोर्स नहीं है तो जो आउटपुट है आपका वो मैक्सिमम हो गया, उससे आगे आउटपुट बढ़ ही नहीं सकता। बट इट्स नॉट पॉसिबल। इकोनॉमी में हमेशा और हमेशा एक्सेस कैपेसिटी होती है। आप डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर लें, आप डेवलपिंग की बात करें, या फिर आप अंडर डेवलप की बात करें। तो सर ऐसे तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक इमेजिनरी सिचुएशन हो गया, एक हाइपोथेटिकल सर्कमस्टांसेस हो गए। ऑब्वियसली फुल एम्प्लॉयमेंट एक इमेजिनरी सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये एक रियल कंडीशन नहीं। लेकिन इस कंडीशन को हम लेके क्यों चलते हैं? इस कंडीशन को लेके चलते हैं एज अ रेफरेंस लाइन। क्या लेके चलते हैं? एज अ रेफरेंस लाइन। अब देखो, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो इसके रेफरेंस में आपको अनएम्प्लॉयमेंट को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों रिवर्स चीजें हैं,
और इन्हीं दो चीजों पे हम हमेशा इधर से उधर मूव करते हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज आती हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही बात करती हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, आपने आईडी में पढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एक आपका चैप्टर है एज पर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट को क्या डिफाइन करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, अ पर्सन इज एबल टू वर्क एंड रेडी टू वर्क एट मार्केट रेट, लेकिन उसके पास काम नहीं है। ये सिचुएशन क्या माना जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर किया जाता है, बेरोजगारी कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि बेरोजगारी दो हिस्सों में आती है, अनएम्प्लॉयमेंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात आती है ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। आपको ऑलरेडी बताया गया होगा, नहीं बताया गया है तो सुन लीजिए। वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से वो बंदा बेरोजगार है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में तीन चीज, विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एट मार्केट रेट। लेकिन वॉलेंट्री में विलिंग बस नहीं रहता, मतलब उसको बस काम करने की इच्छा नहीं है, लेकिन काम कर सकता है। मार्केट रेट भी उसके लिए क्या है, सही है, बट उसको काम करना ही नहीं, उसका मन ही नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसे लोगों की स्थिति जो कि अपने मन से, अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हैं, उनको काम नहीं करना, मतलब नहीं करना, काम मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर बात आती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या कि एक इंसान बेरोजगार तो है लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, उसको काम नहीं मिल रहा, विच मींस विलिंग टू वर्क है, एबल टू वर्क है, मार्केट रेट भी एक्सेप्ट करे बट काम नहीं मिल रहा। तो हम जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, तो हमारा डायरेक्ट रेफरेंस क्या होगा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट अ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर क्या। तो इसीलिए जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात करनी पड़ेगी। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बारे में, दोनों के बारे में बात करना पड़ेगी। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। मान लो अगर कहा जाए कि इकोनॉमी फुल्ली एम्प्लॉयड है, तो फुल्ली एम्प्लॉयड का मतलब तो ये नहीं है ना कि जितने भी 100 लोग जो कि काम करने लायक हैं वो सभी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का बेसिक सेंस क्या है ये जरा देखिएगा। जैसे मान लेते हैं हम सिंपली यहाँ पे लेबर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एज ए लेबर की बात करते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन माना जाता है जहां पे आपके लेबर का जो डिमांड है इक्वल टू लेबर का सप्लाई है, वो सिचुएशन यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट है एज पर केन्जियन अप्रोच। ना कि कीन्स ये कहते हैं कि सभी लोगों को काम मिल गया। ये बात समझ में आई कि पहले वाले फुल एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट में जहां पे हम ये मानते हैं कि सभी के पास काम है, पूरा जमीन यूज हो चुका है, पूरा कैपिटल यूज हो चुका है, इकोनॉमी कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं बची है, एक ये सेंस है जिस सेंस को कीन्स नहीं लेके चलते हैं। कीन्स किसको लेके चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पे डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर होगा। तो अगर डिमांड 10 है तो सप्लाई भी 10 है, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट है। और अगर डिमांड 20 है और सप्लाई भी 20 है, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कोविड का सिचुएशन है, कंपनीज ने, इंटरप्राइजेस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने एम्प्लॉय को निकाल दिया, मतलब डिमांड कम कर दिया, डिमांड कम कर दिया ना, और जितने की जरूरत थी उतने को रखा, तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। तो स्टिल इस रिसेशन वाले फेज में भी इकोनॉमी किसमें है, फुल एम्प्लॉयमेंट। मेरे यहां 100 काम कर रहे थे क्योंकि हमने 100 का डिमांड करा था, तो हम क्या हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट में। अब मेरे को डिमांड 80 का, मैंने 20 को निकाल दिया, तो मेरा डिमांड कितने का रहा, 80 का। सप्लाई भी मेरे पास कितने का आ गया, 80 का है ना। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है ना, कि सप्लाई कम है, सप्लाई है ना, तो ये भी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये सेंस कीन्स नहीं कहते कि इकोनॉमी में कोई भी बेरोजगार ना। इसीलिए इस चश्मे से देखोगे तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस में तुमको एक्सेस कैपेसिटी भी नजर आ पाएगी। ऐसा नहीं कि तुमको एक्सेस कैपेसिटी नजर नहीं। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। बात आती है दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट। एक हो जाता है आपके सामने
फ्रिक्शनल और एक हो जाता है आपके सामने स्ट्रक्चर। बात आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मैंने आपको पहले फुल एम्प्लॉयमेंट बताया एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर के पर्सपेक्टिव से। फिर मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट बताया, फिर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो इनवॉलंटरी होगा, वॉलंटरी नहीं। अब हम यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ और भी एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है फ्रिक्शनल, दूसरा स्ट्रक्चर। ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये दोनों जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब इकोनॉमी आगे बढ़ती है, इकोनॉमी जब आगे बढ़ती है तो लोग ये सोचते हैं कि बेरोजगारी कम हो। इकोनॉमी जब बैकवर्ड से डेवलपिंग पे जाती है, ठीक है, डेवलपिंग से इमर्जिंग कह लो, इमर्जिंग से डेवलप पे जाती है, तो इस प्रोसेस में एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि बेरोजगारी हमारी इकोनॉमी से कम हो, यही सोचता है, ठीक है। लेकिन ये सोचना उसका गलत नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि इकोनॉमी आगे जा रही है मतलब उसका जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बोले तो क्या आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बोले तो क्या इनकम बढ़ रहा है, और जीडीपी आउटपुट इनकम बढ़ने के लिए हमारे को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कुछ चीजें हैं जो होंगी ही होंगी, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल बोले तो क्या सर? जब एक इंसान अपने पहले जॉब से, क्या जब एक इंसान अपने पहले जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट होता है, तो जो बीच का टाइम फेज होता है, फ्रिक्शन ऑफ टाइम, द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बेरोजगार बैठेगा, भले ही वो एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 1 वीक, 1 मंथ और 2 मंथ और 1 क्वार्टर, लेकिन श्योरिटी है कि उसको दूसरा काम मिल रहा है, मिलेगा, वो दूसरा काम ज्वाइन करने वाला है। तो उस टाइम गैप को क्या कहा जाएगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे थे, दूसरी कंपनी आई आपकी कंट्री में, अब आप पहले वाली कंपनी को स्विच करके दूसरी वाली कंपनी में जाओगे तो एप्लीकेशन दोगे, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा आपका, और आपको हायर कर लेगा कि भाई इतने तारीख से आ जाना। आप जॉब छोड़ दिए हो तो उस बीच का टाइम गैप में आप क्या हो? बेरोजगार हो ना। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये नॉर्मल सी चीज, ये होता है हर इकोनॉमी में होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो भाई, जब हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये ऐसी टाइप की बेरोजगारी है जो तब जनरेट होती है, जो तब बढ़ती है जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है मींस व्हाट? इकोनॉमी का जो वे ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमी का जो अप्रोच है वो बदले। जैसे पहले हमारे यहां हैंडलूम से कपड़े बनते थे, अब आ गया पावर लूम, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की जगह क्या आ गया? कैपिटल इंटेंसिव। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा, आउटपुट ज्यादा मिला तो इनकम भी बढ़ा, हमारा जीडीपी भी बढ़ा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा है। लेकिन एक तरफ जो लोग हैंडलूम में काम कर रहे थे उनके हाथ से काम जा चुका है। जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसने नुकसान पाया है, लेकिन जो पावरलूम इंडस्ट्री आई उसको जम के क्या मिला? बेनिफिट। और उस बेनिफिट से इकोनॉमी क्या हुई? आगे बढ़ी। यही चीज एक और एग्जांपल के तौर पे देख लो। जैसे आईआईटीएंस की बात आती है, अंत में जाके कोडिंग ही करते थे। इन अ गुड फेथ मैं किसी को या किसी प्रोफेशन को मार्क नहीं कर रहा, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं जो कि जो नॉर्मली हर लोग कहते हैं। वही आईआईटी बनोगे तो क्या करोगे? जाके बैठ के कोडिंग ही करोगे। इंजीनियर बनोगे तो क्या करोगे? कोडिंग ही करोगे। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग की बात अलग हो जाती है, बाकी अलग मैकेनिकल की अलग हो जाती है। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के रेफरेंस की बात कर रहा तो आप कोडिंग ही करोगे। लेकिन अब क्या चुका है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हमें कोडर नहीं चाहिए, अब एआई ही हमारे लिए कोडिंग करके लाके दे देता है।
तो अब बताओ, अब हमें कोडर की जरूरत नहीं होगी, तो अब हम उस पैसे को कहीं और लगाएंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। अब पहले हमें गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ती थी, अब ह्यूमनलेस कार्स हैं, ऑटोमेटिक कार्स हैं, यही सारी चीजें हैं ना। तो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? टेस्ला जैसी ब्रांड्स के आने के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक तरीके से यू टर्न ले रही है। क्या ले रही है? यू टर्न ले रही है। रोबोटिक कार्स आ रही हैं, तो इकोनॉमी का तो स्ट्रक्चर ही बदल रहा ना, लेकिन स्ट्रक्चर में कुछ लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो वो कॉमन सी बात है, उतना चलेगा, क्योंकि यहां पे उस लॉस से कई गुना आपको क्या दिख रहा है? प्रॉफिट। उस लॉस से कई गुना आपको क्या दिख रहा है? बेनिफिट। हाँ, अब आप एक दूसरे अप्रोच में लेके जाएंगे कि सर हैंडलूम के खोने से हमें क्या प्रॉफिट दिख रहा है? भाई हैंडलूम ठीक है, हमारी एक स्टाइल है, हमारे ट्रेडिशन है, हमारे कल्चर है, एक नॉलेज है, एक विरासत है जो जा रही है, लेकिन हम इसको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव पे देखें तो आज अगर इंडिया में 133 करोड़ लोगों की टेक्सटाइल नीड की जरूरत को क्या ये हैंडलूम पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एज पर द लेवल ऑफ इनकम क्या हम हैंडलूम सबको अफोर्ड कर पाते हैं? नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। खादी जैसी बेसिक चीज को पहनने के लिए भी आपको लखपति होना पड़ेगा, ये चीज है। मतलब गरीबों का कपड़ा खादी नहीं है, गरीबों का कपड़ा क्या है? सिंथेटिक है। और सिंथेटिक कहां से बन के आता है हमारे पास? पावर लूम से। और पावर लूम से भी बन के इसलिए आ पाता है क्योंकि कॉस्ट क्या है? कम, इसलिए वो अफोर्ड कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हम हैंडलूम का गुणगान गाने लगे तो शायद इंडियंस के तन पे कपड़े भी ना। हाँ, आप एक पुराने पर्सपेक्टिव में लेके जाएंगे अपने आप को, ये कहेंगे कि आप हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री की कैपेसिटी को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। इट्स सेंसलेस थिंग। मैं यहां पे अभी के लेवल की नीड और अभी के लेवल की सप्लाई की बात कर रहा हूं कि हैंडलूम के पास कैपेसिटी नहीं है सप्लाई की, पावरलूम के पास आई है, तब जाके स्ट्रक्चर बदला। और इसीलिए आपको पता होगा कि बहुत बार इकोनॉमी के रेफरेंस में जो कंट्री के, जो गवर्नमेंट के रेफरेंस के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनको कुछ हार्ड डिसीजंस लेने होते हैं ताकि इकोनॉमी को बैलेंस और स्टेबल रखा जाए। जैसे एजुकेशन की बात हो रही है कि एजुकेशन ऑनलाइन नहीं चल पाएगा, ऑनलाइन नहीं चल पाएगा, ऑनलाइन नहीं चल पाएगा। लेकिन एक और बात होती है कि अगर ये ऑनलाइन हो गया तो इसकी रीच बढ़ जाएगी, इसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, यही होगा ना। ऑनलाइन आने से इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। जिन बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में 1.5 लाख और 2-2 लाख रुपए लिए जाते हैं आईआईटी और नीट जैसी पढ़ाई के लिए, जब वो चीज ऑनलाइन पे जाती है तो 50% तक कम हो जाती है। 50% में मैं ज्यादा ही बता रहा हूं। तो इसीलिए स्ट्रक्चर बदलता है, लेकिन रीच बढ़ेगी। जब रीच बढ़ेगी तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो आउटपुट में कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को काफी बारीकी से देखना चाहिए, उसको बायस्ड नजर से नहीं देखना चाहिए। वो उतना डेट्रीमेंटल नहीं होता जितना नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट डेट्रीमेंटल होता है। तो ये चीज आपको समझाई जाती है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल में, ठीक है। अब एक और बात कही जाती है, एक बेसिक टॉपिक कहा जाता है, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चंस आए हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या? अगर मेरे इकोनॉमी में 100 लोग काम करने के लायक हैं तो वो 100 लोग काम कर रहे हैं। अगर मेरी इकोनॉमी में 100 लेबर हैं जो काम कर सकते हैं, आप ये मानिए वो 100 लोग काम कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? क्या किसी देश में जाइएगा तो उस देश का हर एक युवा काम ही कर रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट ही कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं। मैंने कहा ना, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपने इच्छा से बेरोजगार रहना चाहते हैं। बाबूजी ने खूब कमा लिया, एकदम धन संपत्ति अपार है, बैठ के खाएगा। हाँ, डिसेविंग्स कर रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन एक तरीके से कंजम्पशन ही तो कर रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू इनकम ऑफ समवन। वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। कैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन? तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है ना, उनके पास इनकम नहीं है। इनकम
आप यहाँ पे उस अप्रोच से मत देखो ना, मैं यहाँ पे एक बेसिक अप्रोच डील कर रहा हूं कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज इकोनॉमी में प्रेजेंट होती है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी इच्छा से इंसान बेरोजगार है। तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि एक इंसान है जो कि काम कर रहा है लेकिन वो भीख मांग रहा है, वो बेगिंग कर रहा है, तो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन कर रहा है। मैं उसको इस तरीके से देख रहा हूं कि एक कभी राजा साहब थे जिनकी राजशाही तो चली गई प्रजातंत्र आने के बाद, डेमोक्रेसी आने के बाद, लेकिन उनकी राजमहल हैं, उनकी फैक्ट्रीज अभी भी हैं, लेकिन उनका जो बेटा है वो उन फैक्ट्रीज में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, बस राजमहल में बैठा रहता है, बिलियर्ड्स खेलता है, बियर पीता है और बाप के पैसे पे मौज कर रहा है। ये भी तो एक बंदा है। तो आप एक बेगर्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हो और मैं यहां पे एक प्रिंस का भी एग्जाम्पल ले सकता हूं जिसकी खानदानी संपत्ति के दम पे वो आज कंज्यूम कर रहा है, कुछ अर्न नहीं कर रहा। तो ये भी दोनों अप्रोच है, दोनों अप्रोच से तुम्हारे सामने वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नजर आता है। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट होता है इकोनॉमी में और उसी का रेफरेंस होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इकोनॉमी में हर वक्त एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहती ही है। नॉर्मली इतने लोग बेरोजगार होंगे ही। इसी के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। तो सवाल आता है फुल एम्प्लॉयमेंट मींस जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? योर आंसर इज नो। फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, which means there is always normal or a natural rate of unemployment exists in an economy, and we can refer that unemployment situation as voluntary unemployment. हम सारे involuntary को खत्म कर सकते हैं, हम voluntary को नहीं खत्म कर सकते। It's not possible. This is the main sense. Clear क्या? Okay. हमने full employment को पढ़ा, unemployment को पढ़ा, voluntary unemployment, involuntary unemployment, structural unemployment and frictional unemployment। इसमें से किसी को भी कुछ भी सवाल पूछना है? चलो अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं और थोड़ा सा कुछ इक्वेशन पे यहां पे काम करने की कोशिश करेंगे। चलो सो यहां तो बात हो गई आपके फुल एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, या फिर आपके स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, व्हाटएवर। ठीक है, अब इस बात को देखना जरा एक और एक्स। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ना हुआ तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। बहुत लोग एक दूसरा अप्रोच यूज कर लेते हैं, ओवर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैं आपको बता दूं ओवर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कुछ नहीं होती, ओवर यूटिलाइजेशन। ठीक है, देखो सर, मैंने आपको बताया था पहले सेशन में ही बताया था कि इकोनॉमी का सिचुएशन कुछ भी हो, इकोनॉमी हमेशा और हमेशा किसमें रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। हालात अच्छे हो या बुरे हो या बदतर। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें, या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट, मैं आपको बताऊं, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। मैं यहां पे इक्विलिब्रियम कंफर्म डाल रहा हूं। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, विच मींस एक ऐसा सिचुएशन जहां पे एस इज इक्वल टू एडी है, और एक ऐसा सिचुएशन जहां पे एस इज इक्वल टू आई है। अलॉन्ग विद दैट यहां पे कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं बची, विच मींस सारे रिसोर्सेज को हमने क्या कर लिया? यूटिलाइज। जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया था कि जो भी जमीन है, जो लेबर है, जो कैपिटल, जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने सबको यूज कर लिया। ये एक अप्रोच हो गया तुम्हारे सामने। दैट फुल एम्प्लॉयमेंट
refers to the situation of equilibrium in which there is no excess capacity is available in an economy, which means after that level of output, economy can't able to increase their level of output. इस level of output के बाद increase नहीं हो सकता. तुम्हारे पास 100 ही लोग हैं तो तुम 100 ही से काम करवाओगे ना, 120 से कैसे काम करवा दोगे? और जब 100 से काम करवाओगे तो पेमेंट में कितने को दोगे? क्या 100 को 120 के बराबर पेमेंट दोगे? नहीं ना. ये एक ऐसी बात हुई. दूसरी, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, विच मींस यहां पे भी इक्विलिब्रियम श्योर है. अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, विच मींस इसमें भी AS इज इक्वल टू AD है या S इज इक्वल टू I है, बट इसमें एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल. जैसे इस वक्त इंडियन इकोनॉमी क्या है? अंडर एम्प्लॉयड. लगभग 50 करोड़ युवा हैं जो कि आपके देश में काम कर सकते हैं. 50 करोड़ ना लगभग, ठीक है. लेकिन सारे काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं. लेकिन क्या हमारा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई नहीं है क्या इकोनॉमी का? हमारा इस वक्त कोविड और पैंडेमिक जैसा सिचुएशन में हमारा सप्लाई क्या हो चुका है? इन कंपैरिजन टू डिमांड ज्यादा. डिमांड हमारा कम हुआ है ना, क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई है. तो सप्लाई ने अपने आप को एडजस्ट किया कि नहीं किया? क्या बाजार में रोज सब्जियां गली और सड़ी नजर आ रही है कि रोड किनारे एकदम टाल लगा हुआ है? नहीं ना. उनको ही पता है वो कम खरीद रहे हैं तो वो भी कम ला रहे हैं. दुकान वालों को पता है कि कपड़े कम बिकेंगे, वो स्टॉक भी कम लाए, वो नया लाई भी नहीं है, पुराना ही बेचे जा रहे हैं. वही इक्विलिब्रियम वाली बात. एस अपने आप को एडजस्ट करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं. लेकिन ये इक्विलिब्रियम है. लेकिन इस इक्विलिब्रियम में रिसोर्सेस अनयूटिलाइज्ड हैं. 50 करोड़ की जनसंख्या का पूरा पॉपुलेशन अगर देखा जाए जो कि काम कर सकता है, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, विच मींस इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयड है. हम उस रिमेनिंग पॉपुलेशन का इस्तेमाल करके उसको प्रोडक्शन की मेन स्ट्रीमलाइन में ला सकते हैं, अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं, जीडीपी बढ़ा सकते हैं, नेशनल इनकम बढ़ा सकते हैं. तो ये दोनों सिचुएशन तुम्हें इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाता है. लेकिन एक में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, दूसरों में एक्सेस कैपेसिटी होती है. ये बेसिक सी बात. अब इसका तीसरा एस्पेक्ट मैंने पहले ही डिस्कस किया कि आप ओवर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. ओवर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब? आप 50 करोड़ युवा से भी काम करवाइएगा, 50 करोड़ बच्चों से भी काम करवाइएगा, बूढ़े औरतों से भी काम करवाइएगा, सबसे काम करवा लीजिएगा, तभी तो ओवर एम्प्लॉयमेंट होगा ना. बट इट्स नॉट पॉसिबल. ये उल्टा आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. उल्टा आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि कैपेसिटी यूज नहीं होगी. आप इस बात को थोड़ा सा एक सेंस में लेकर देख लो. अगर मैं आपको बताऊं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी ऑफ प्रोडक्शन याद हो. अगर मैं आपको बताऊं तो क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? रिपीट कर देता हूं, ठीक है. इसको नहीं पता एक बार जाके आप ब्रश अप कर लीजिएगा. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट when more and more variable factor gets combined with the fixed factor, then initially TP increase at increasing rate, and then TP increase at diminishing rate and reaches at its maximum. And still, if you add more and more variable with the fixed factor, then your output will start declining. And why your output will decline? Because you are overutilizing your variable along with fixed. मशीन 8 घंटा चल सकता है, आप शुरुआत में 4 घंटा चला रहे हो, दूसरे स्टेज में 8 घंटा चला रहे हो, तीसरे स्टेज में 12 घंटे चला रहे हो, घट जाएगा, मशीन जवाब दे देगा. तो इसीलिए कहा जाता है कि आप इसको मैक्रो लेवल पे लेके जाओगे तो एक कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगी. ओवर एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन नहीं होती. और ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अगर आप लेके जाओगे भी ना, मतलब आप लोगों से क्या करवाओगे?
ओवर टाइम, यही करवाओगे आप लोगों से, ओवर टाइम ही करवाओगे ना। तो जब आप लोगों से ओवर टाइम करवाओगे तो आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी सर। इनकम डिपेंड किस पे है? एम्प्लॉयमेंट पे। आउटपुट किस पे डिपेंड है? एम्प्लॉयमेंट पे। तो जब आपका आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड है और एम्प्लॉयमेंट का एक लेवल फिक्स है, तो उसके बाद ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना उसके बाद इनकम बढ़ेगा। ना एम्प्लॉयमेंट, ना आउटपुट, ना इनकम, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पे आउटपुट डिपेंड और आउटपुट पे इनकम डिपेंड। यही चीज है ना, है। इस बात को आप इमेजिन कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए, ये तो बात होगी फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। दोनों में इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन एक में एक्सेस कैपेसिटी की बात होगी, दूसरे में एक्सेस कैपेसिटी की बात नहीं। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं इसमें।